बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से और मैं हूं जवाद कमाल। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन किया जिसमें 13 दहशतगर्द मारे गए और 7 जवान भी शहीद हुए हैं। ISPR का इसमें बताना है कि दहशतगर्दों के भारत और अफगानिस्तान में हैंडलर से राबते थे। क्या बलूचिस्तान में दहशतगर्दी सी पैक मंसूबों को सुबुताज करने के लिए है? इस पर प्रोग्राम के पहले से में बात होगी। प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे। हुकूमत का दावा था मिनी बजट का असर आम आदमी पर नहीं पड़ेगा, लेकिन खाम माल पर टैक्सेस की वजह से अद्वियात की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुआ है। क्या अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुकूमती दावों की नफी है? और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाया जाएगा। वजीर मुमलिकत इत्तलात फारूक हबीब ने कहा है कि मसला कश्मीर के हल के लिए मुस्लिम उम्मा को यकजा होना पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए आलमी फोरम्स पर क्या बड़े चैलेंजेस हैं? कश्मीर के मसले को मजीद उजागर करने के लिए अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाऊंगा। सीनियर तज्जियाकार शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। सीनियर एनालिस्ट सज्जाद मीर साहब भी स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं और सीनियर तज्जियाकार रजा रूमी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे। अंबर शमसी साहिबा भी सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगी। शहजाद चौधरी साहब, क्या जो सी पैक मंसूबे हैं इनको सुबुताज करने की साजिश हो रही है बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के जरिए? देखिए, सी पैक उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा हो सकता है, लेकिन अगर हम इसको सी पैक का जामा पहना देंगे तो फिर नज़र हमारी अमेरिका और चीन के माबैन चली जाएगी। और जो ही नज़र अमेरिका और चीन के माबैन चली जाएगी तो हम हाथ धो के या झाड़ के बैठ जाएंगे कि ये तो हमारे बस की बात ही नहीं है, तो बड़ों की जंग है, हम तो खाम खा पिसे जा रहे हैं। ये बात ऐसी है नहीं है। बात असल में ये है कि ये लोग कहीं ना कहीं से उठते हैं, उठने के बाद इतना ट्रेवल करके वो पंजगूर और नौशकी तक पहुंचते हैं, फिर वहां पर ये हमले करते हैं और इस तरह के हमले करते हैं जो कराची स्टॉक एक्सचेंज में हो चुका, जिस तरीके के हमारे मुख्तलिफ बेसिस पे हो चुके, GHQ पे हो चुका हमला, उसके बाद हमारे मुख्तलिफ APS का हमला हुआ। तो तकरीबन वही एक मॉडल है जो 4 से 6 लोग इस तरीके से आते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों को, जो टारगेट्स को सिलेक्ट करके उन पर हमला करते हैं। इसलिए इसको उस तरह के गिलाफ में घुमा देना अमेरिका और चीन वाले में मुनासिब नहीं है, हमारे लिए मुनासिब नहीं है। हमारे लिए मुनासिब यह है कि ये जो लोग आते हैं हमारे पास और आते पहुंच जाते हैं और इतना डेप्थ में पहुंच जाते हैं, इनको रोकना है, इनका कलाकामा करना है, इनको ख़त्म करना है। इसको सिक्योरिटी ऑपरेशन भी नहीं कहना चाहिए, इसको असल में मिलिट्री ऑपरेशन कहना चाहिए, क्योंकि ये एक जंग की कैफियत है। ये एक जंग है, वो जंग है जो कि आपने कुछ हद तक, जब अफगानिस्तान के अंदर हुकूमत बदली तो वहां पे कुछ थोड़ी बहुत रुकावट आई, लेकिन एक और रास्ता ज्यादा खुल गया। इसके अंदर प्लेयर्स भी बड़े इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान में रखना चाहिए। हम कह तो देते हैं कि हाँ राब्ते हैं किसके अफगानिस्तान में हो रहे थे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि स्टेट टू स्टेट रिलेशनशिप के अंदर पोलिटिकल लीडरशिप तो एक बड़े एनोडाइन किस्म के बड़े अच्छे अच्छे बयानात देती है, जो अंदर इंटेलिजेंस एजेंसियां होती हैं उनके राब्ते और तरह के होते हैं। कहीं आपको साथ वाले मुल्क से कुलभूषण यादव मिल जाता है और ये समझ नहीं आती कि कुलभूषण यादव या उसका नेक्सस या उसका जो क्रिएटेड एनवायरनमेंट है वो किस तरीके से कराची की स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंच जाता है, चाइनीज कॉन्सुलेट तक पहुंच जाता है। तो मेरा ख्याल है कि हमें यह एहसास करना है कि जहां से भी हो रहा है हमारे इर्द गिर्द से, वहां से ज़मीन इस्तेमाल होके, वहां पे प्लानिंग होके, वहां पे ट्रेनिंग कैंप्स के अंदर होके, फिर ये हम तक हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। याद रखें, पंजगूर और नौश की आपकी कोयटा के लिए पैरामीटर ऑफ सिक्योरिटी थी। अगर वो यहां तक पहुंच गए हैं तो अगर आपने इनको सक्सेसफुली ना रोका तो हो सकता है कि अगला जो हदफ है, अल्लाह ना करे, वो कोयटा भी हो सकता है। इसलिए बहुत गौर से इसको, दूसरी बात एक और हमें बहुत इसको मेरे ख्याल में समझने की ज़रूरत है। मिलिटरीली जब तक हम अपनी रिसोर्सेज को फोकस करके एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से, और इनके पीछे जाना है, डिफेंसिव छुप के आप अपने किले बना के वहां बैठ के इनका इंतजार नहीं कर सकते। पता करें ये कहां पे हैं, कौन है। इंटेलिजेंस का भी काम है और मिलिट्री का भी काम है, वहां पहुंच के उनको एलिमिनेट, निप देम वेयर दे एग्जिस्ट। उनको आने देते हो जब अपने अंदर, तो फिर रास्ते में ऐसी रुकावटें भी रखो, मुख्तलिफ चेक्स भी रखो। एक और चीज़ देखिए, ह्यूमन रिसोर्स को हम इस्तेमाल करते हैं, फौज लाद दो हर तरफ। भाई इतना बड़ा 44% पाकिस्तान का इलाका बलूचिस्तान, यू कैन नॉट फिल इट विद पीपल। आपको इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, आपको टेक्नोलॉजी को इंडक्ट करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी और मिल मिला के फिर उसके बाद आप इफेक्टिवली इनका रास्ता रोक सकते हैं। वरना हम मारे खाते रहेंगे, हमारे लोग शहीद होते रहेंगे। हमें ये आदत भी छोड़ देनी चाहिए कि हमने इतने लोग, हमारी कुर्बान, हमारा कुर्बान जो होता है वो इस वजह से होता है, एक भी आदमी कुर्बान हमारे मुल्क के ऊपर इतना शहीद नहीं होना चाहिए।
अगर हो रहा है तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं पे हमने फेल किया है, ठीक, इस वजह से ये काम हो रहा है। किले मेरा बना ख्याल है के बैठना नहीं है, जागने का इनका वक्त है, पीछा करना जागने है। का वक्त है, इसको हम ऐसे छोड़ नहीं सकते इस चीज ठीक, को। सज्जाद मीर साहब, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मकसद सी पैक मंसूबों को सबूताज करना है। जी, मैं शहजाद चौधरी साहब से एग्री करता हूँ कि ये एक आंसर है इसका, यानी टोटल ये नहीं है, क्योंकि जो बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की ये एक साजिश थी या अमल था, वो आज से शुरू नहीं हुआ। शायद कुछ हमसे गलतियां हुई, या यूब खान के ज़माने से हुई, उसके बाद भुट्टो साहब के ज़माने से हुई, उसके साथ भुट्टी के साथ जो मुशर्रफ ने ऑपरेशन किया उसमें हुई, कई कई शक्लें हैं जिसको हम कह सकते हैं। लेकिन ये शक्ल बहुत पुरानी है। शायद फ्रैंक हैरिसन ने सन 72 में एक किताब लिखी थी, नहीं 82 में, जिसको मैंने 84 में उस पर एक फीचर बना के लिखा था, जिसमें लगता था कि ग्लोबल प्लान का हिस्सा है कि अगर बलूचिस्तान को अलग कर दिया जाए तो ये बहुत सारे मसाइल जो पाकिस्तान से वाबस्ता है, मगरबी ताकतों के और दूसरे लोगों के, वो उससे तय हो सकते हैं। बहरा अरब तक रास्ता भी जा सकता है, ईरान को भी देखा जा सकता है, अफगानिस्तान को भी कंट्रोल किया जा सकता है। उस वक्त तक अफगानिस्तान की सूरत बिगड़ी नहीं थी। उस वक्त से ये एक तरह से बहुत सी नजरें हैं। वहां का जो जिसे कहते हैं हम रेयर अर्थ, वो एलिमेंट जो कि बहुत कम दुनिया में पाए जाते हैं, अफगानिस्तान में है, चाहे चीन में बहुत ज्यादा है, वो कहा जाता है कि बलूचिस्तान में शायद वो भी है। मादनी दौलत के अलावा ये खास माली दौलत भी वहां है। तो दुनिया की नजरें जो है ना बलूचिस्तान पे लगी हुई हैं, और वो पाकिस्तान का वीक पॉइंट समझते हैं कि इसको अलग कर लेंगे, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होंगी, पाकिस्तान जाने उसका काम जाने, हम इसको बलूचिस्तान के जरिए ही हर तरह ऑपरेट कर सकते हैं। और जितनी भी अगर आपने देखा जाए तो साजिशें वहां से होती रही हैं। सी पैक की गारंटी तो हमारी फौज ने ली हुई है, यानी कि ये गारंटी ली हुई है हमने। शायद 10,000 जवान उस जमाने में कहा गया था, पुराने हमारे जो आर्मी चीफ थे उनके जमाने में, कि ये इस काम के लिए मुख्तस किए गए हैं। सिर्फ यही नहीं कि वहां इस वक्त 45 से 50,000 अफराद जो है एफसी की शक्ल में मौजूद हैं, और बलूचिस्तान का नज्म नक्श ज्यादातर वही कंट्रोल करते हैं। ये भी एक बलोची लोगों को एक कहा जाता है कि साहब ये लोग तो एक कॉलोनियल रवैये के साथ आप पे रूल किया जाता है, लापता अफराद का केस पेश किया जाता है, एक फजा पैदा की जाती है। तो हमारे लिए बड़े चांसेस हैं कि पोलिटिकली भी हम इसको डील करें। बहुत लोग हथियार डालने के लिए एक जमाने में बिल्कुल तैयार ठीक। हुए हथियार डाल, आप भी लेकिन शहजाद उसके चौधरी नतायज, साहब की तरह यही कह रहे हैं कि सिर्फ सी पैक के साथ इस दहशतगर्दी की लहर को नथी नहीं किया जा सकता। रजा रूबी साहब, आपका क्या पॉइंट? लेकिन अब उस पर जोर उसी पर दिया जा रहा है आजकल, तो खास ठीक, तौर पर तवज्जो इस वजह से उस पर दी जा रही है। ठीक, रजा रूबी साहब। जी बहुत शुक्रिया। देखिए जहां तक तो इसकी जो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस की, मिलिट्री ऑपरेशंस की बात है, वो तो शहजाद चौधरी साहब ने कवर कर दिया है, और मैं इनसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। मैं समझता हूं कि वो इन मामलात को मुझसे कहीं बेहतर जानते हैं, और जो वो कह रहे हैं कि इसको निप किया जाए बड में, वो बहुत ज़रूरी है। ख़ुसूसन इनकी मालूमात हासिल की जाए कि कैसे ये मुमकिन हो रहा है सब कुछ। देखिए पहले तो एक हमारा ख्याल था ना, जो चीज़ हमने ये कही थी कि चूँकि अफ़गानिस्तान में हमारी दुश्मन जो क़ुव्वतें हैं या हॉस्टाइल फ़ोर्सेस हैं, उनको वहाँ पे जगह मिली हुई है, और इस वजह से वहाँ से वो आकर तो हमला आवर होते हैं बलूचिस्तान में भी, और जो कबायली ज़ेलाजात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वहाँ भी, और दीगर इलाकों में। लेकिन अब तो वो मामला नहीं रहा। अब तो वहाँ पे तालिबान की हुकूमत है। तो मैं इसमें ये इजाफ़ा करूँगा कि इसमें तालिबान, जो अफ़गान तालिबान, जो कि हमने उनकी बहुत सपोर्ट भी की है, और अभी हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने तो उनकी जो इक़्तिदार सँभालने पर बहुत मुबारकबाद भी पेश की थी, और कहा था कि उन्होंने जी, ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी हैं, और हम दुनिया भर में उनके लिए और अफ़गान लोगों की एडवोकेसी भी कर रहे हैं। तो अब ये वक़्त आया ना कि वो भी हमारी इसमें मदद करें और ट्रैक करें कि कौन ये लोग हैं, कि जो, क्योंकि देखिए ये 2 तरफ से हमले हो रहे हैं। एक तरफ तो ये जो बलोच अलहदगी पसंद या पुरतशद्दुद ग्रुप्स जो हैं, वो ही हमले करें, और दूसरी तरफ से टीटीपी का जो फितना है वो दोबारा से सर खड़ा कर कर हमले कर रहा है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पर भी, और हमारे लोगों पर भी। जी, तो एक तो ये इसका डायमेंशन है। दूसरा जो इसका पहलू है, जो अहम पहलू है, सज्जाद मीर साहब ने उसकी तरफ इशारा किया, मैं उसकी थोड़ी सी मजीद वजाहत करूंगा कि ये मसाइल जो होते हैं, इनकी सियासी जो अप्रोच होती है या हल होता है, उसको भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप देखें कि हर गवर्नमेंट जो आती है वो एक बलूचिस्तान पैकेज का ऐलान करती है। जरदारी साहब ने भी किया, ठीक, मियाँ नवाज शरीफ ने तो बड़े वादे भी किए थे, जी, इस गवर्नमेंट ने भी ऐलान किया, लेकिन अमल दरामद उस तरह से नहीं होता। क्योंकि ये हमें ये भी देखना होगा कि अगर वहाँ पे कुछ लोग नाखुश हैं
या मुतमईन नहीं हैं, तो उनको कैसे हम अपने फेडरल ठीक, ढांचे में उनसे बात करना उनकी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा रज़ा रूमी साहब कंक्लूड जी, कीजिएगा, मंसूबों को उनको सबूताज़ करना कौमी है धारे पे या लाएँ। नहीं है? बलूचिस्तान में तो हालिया दहशतगर्दी की लहर है। जी, दोनों दोनों जो है जो जो हिकमत अमली जो है वो साथ-साथ चलती है कि एक तरफ आप जो दहशतगर्द अनासिर हैं, उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई करें ठीक, और साथ में सियासी क़ुव्वतों को एंगेज करें। एंगेज जी। करें, बिल्कुल ठीक। तो आप मुख्तसरन यही कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ सी पैक मंसूबों को सबूताज़ करना इसका मकसद नहीं है जो हालिया लहर है? जी हाँ, बिल्कुल, ठीक। बिल्कुल। अंबर शमसी साहिबा, आपका क्या पॉइंट है इस पर? जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की लहर, आज सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन भी किया, 13 दहशतगर्द मारे गए, ये तमाम मकसद जो हालिया दहशतगर्दी है, सी पैक मंसूबों को सबूताज करना है? देखिए, ये नहीं हम कह सकते कि ये सिर्फ़ सीपैक मंसूबों को हदफ बनाया जा रहा है, क्योंकि जब सीपैक मंसूबों को हदफ बनाया जाता है, तो बराह रास्त चाहे चीनी इंजीनियर्स हों, चाहे ऐसे मंसूबे हों, चाहे डैम हो या गवादर का पोर्ट हो, तो उनको बराह रास्त अटैक करने की कोशिश की जाती है। तो ये तो तय है कि ये जनरल जो एक डिस्टेबलाइज़ेशन है, उसकी कोशिश लग रही है। तो मैं इस बात से तो इत्तेफ़ाक करती हूँ कि ये सिर्फ़ सीपैक नहीं है, और सीपैक से ज़्यादा मेरा ख़्याल में इसको वसी इसके जो अहदाफ है, उस नज़र से देखना चाहिए। मैं सियासी मामलात के हवाले से भी कुछ कहना चाहूँगी कि जो बलूचिस्तान में जो सियासी क़ुव्वतें हैं, जो नाराज़ भी हैं, उनको हर हुकूमत ने भी कोशिश की है और हमेशा नाकाम हुई है। चाहे पैकेज तो नहीं इसमें सिर्फ़ कहूँगी, इसमें हुकूमतों का भी मेरे ख़्याल में एक तरह से हम कह सकते हैं उनकी ज़िम्मेदारी तो होती है वफ़ाक़ी सतह पे, और जो कोशिशें होती हैं, वो उनकी नाकामी की वजह हमें जाँचने की भी ज़रूरत है, कि ये क्या वजह है कि बार-बार मिसिंग पर्सन्स के केसेस जो सियासतदान हैं वो उठाते भी हैं, उनके साथ मुआहदे भी तय पाते हैं, लेकिन वो हल नहीं होते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस बार भी जैसे दीगर अदवार में भी हुआ है, शाहज़ेन भुगटी साहब को भी एक उनको तैनाती हुई थी इस मसले को हल करने में। उस वक़्त भी कहा जा रहा था, जो बहुत सारे सियासी क़ुव्वतें हैं बलूचिस्तान में, कि ये आई वॉश है, और इससे यही ज़ाहिर होता है कि पिछली अगर कोशिशें नाकाम हुई हैं, इस बार भी उस संजीदगी से इसको नहीं उठाया गया। सो वी हैव टू लुक एट द पॉलिटिकल सॉल्यूशन एज़ ठीक, वेल। बलूचिस्तान में हम देख रहे हैं कि जो अनरेस्ट है, उसके हवाले से मैं ये कहूँगी कि सियासी तौर पे भी आप देखें कि आपकी तब्दीली हुई थी, चीफ मिनिस्टर की भी हुई थी, साथ-साथ आप जिस तरह से देखते हैं कि दहशतगर्दी के वाक़यात भी, चाहे वो जैसे रज़ा रूमी साहब भी कहते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान हो, चाहे बलोच अलहदगी पसंद हो, उनकी जानिब से बार-बार ये आ रही हैं, वाक़यात बार-बार उठ रहे हैं। और ये फेंसिंग का इश्यू आपको ये भी याद है, वो भी चलता रहा है। दूसरी जी, तरफ मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि इस वक़्त जो एक बयान भी आया था कि इंडिया की तरफ से भी है, अफ़गानिस्तान की तरफ से है भी है। लेकिन एक और ये आप देख लें कि एक तरफ अफ़गानिस्तान है, दूसरी तरफ ईरान भी है। सो कोई कोई वजह तो होगी, कोई सियासी वजह तो होगी, जो ये इन 2 ममालिक के नाम लिए जा रहे हैं। हालाँकि हम देख सकते हैं कि बॉर्डर जो है, अब आप जो शहज़ाद साहब ने भी मेंशन किया था कुलभूषण जाधव का, तब भी जो बातें हुई थी वो ईरान की तरफ से थी। हमें उनकी जो नेटवर्क मालूम हुई थी, जो राइट, एक्सपोज़े दिया था, उसमें ईरान का भी नाम आ रहा था। तो आई थिंक वी आर ट्राइंग टू प्ले इट केयरफुल, और मैं ये कहूँगी जो जिस उम्मीद का इज़हार किया गया था कि अफ़गानिस्तान में तब्दीली आएगी, तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान आएँगे, टीटीपी का भी मसला हल हो सकेगा, और दीगर जो दहशतगर्द तंज़ीमें हैं जो पाकिस्तान पर अटैक करती हैं, जिसमें दाइश भी जी, शामिल है, वो शुमाल में ज़्यादा करती हैं। तो ठीक, ये हमें वाक़ई अपनी जो हिकमत अमली है, जो हमारा उम्मीद थी, हमें देखना ज़रूरी होगा कि ठीक। क्या अफ़गानिस्तान या तहरीक हिकमत अमली पर ताल गौर जो करना होगा। अब नहीं, मैं आखिरी आखिरी पॉइंट ये जी, कहना जी, चाहती हूँ, जो जी, अफ़गान तालिबान से हमें उम्मीदें थी, हमें ये देखना होगा कि उन्होंने हमें आर वी प्रूविंग मोर यूज़फुल टू देम, और आर दे प्रूविंग मोर यूज़फुल टू अस? राइट, We have to reassess that. ठीक। अब मुझे ब्रेक पर जाना है और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे। हुकूमत का दावा था कि आम आदमी को हम रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन अद्वियात की कीमतों में बेशबहा इजाफा हुकूमती दावों की नफी है। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। का दावा है कि आम आदमी को हुकूमत रिलीफ दे रही है, लेकिन खाम माल पर टैक्सों की वजह से अद्वियात की कीमतों में बेशबहा इजाफा हो गया है। शहजाद चौधरी साहब, अद्वियात की कीमतों में बेपनाह इजाफा हुकूमती दावों की नफी है?
देखिए, हमें हाँ, उनके दावों की नफ़ी ज़रूर है और इसके अंदर कोई न कोई जिस तरह माफ़िया का रोल है, वो उसको ज़रूर हमें देखना चाहिए और गौर करने की ज़रूरत है। एक और चीज़ हमें याद रखनी है कि जो हम कल से बात कर रहे हैं या 2 दिन से बात कर रहे हैं कि रूपी डॉलर पैरिटी, जब वो हमने ख़राब की, तो उसके बाद आप मजबूर करके फार्मास्यूटिकल्स को मजबूर नहीं कर सकते कि आप कीमतें वही रखें, जबकि डॉलर की जो रुपए के की जो कदर है, वो इतनी ज़्यादा नीचे गिर चुकी है डॉलर के मुकाबले में। तो मेरा ख़्याल है एक ये एस्पेक्ट है। फिर ये भी देखना है कि इंडिया के अंदर मिसाल के तौर पे कीमतें दवाइयों की किस तरीके से कम रखी गई हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इंडियन रुपी और डॉलर की पैरिटी हमसे कम से कम दुगनी बेहतर है, दुगनी अच्छी है। ये वजह भी हो सकती है। लेकिन मैं आपको अपने तजर्बे से भी बता सकता हूँ कि मैं श्रीलंका में चूँकि मुझे सफारतकारी का मौका मिला, तो वहाँ पर बावजूद इसके कि इंडियन की दवाइयों की कीमतें पाकिस्तानी दवाइयों की कीमतों से कम थीं, लेकिन पाकिस्तानी दवाइयों की क्रेडिबिलिटी समहाउ बहुत ज़्यादा होती थी। तो ये चीज़ें सब साथ-साथ चलती हैं। कीमतें वहाँ पर भी उस वक़्त भी पाकिस्तानी दवाइयों की ज़्यादा ही होती थी। लेकिन मेरा ख़्याल है कि आप आई विल एग्री कि आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो चुका हुआ है। हमारा सेहत का निज़ाम वैसे दरम-बरम है, किसी भी तरीके से उसमें कोई एक इंटीग्रिटी नहीं है। हम गरीब आदमी तक नहीं पहुँच पा रहे। इसके अंदर फिर जब इस किस्म की चीज़ आती है, तो ज़ाहिर है कि तेल के साथ, बाकी चीज़ों के साथ मिला के जब देखा जाता है, महँगाई के साथ मिला के देखा जाता है, तो बहुत सारा एक लगता है कि बहुत और बोझ पड़ गया है। इसमें जैसे हमने शुरू में कहा एक यहाँ पर पीटीआई की शुरू के दिनों के अंदर कुछ जी। वहाँ पे एक स्कैंडल भी उठा था। आपको याद होगा जी, उस जी। स्कैंडल के बाद उसका क्या नतीजा निकला दवाइयों के सिलसिले में। फार्मास्यूटिकल्स पाकिस्तान की पिछले 2.5 साल में कोविड के अंदर मैक्सिमम अगर गेन्स किए हैं, तो 2-3 चीज़ों ने, बैंकिंग ने और फार्मास्यूटिकल्स ने किए हैं। तो इसके बावजूद अगर इतने गेन्स के बाद भी हम उनसे बातचीत करके कीमतों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो देयर मस्ट बी समथिंग मिसिंग इन कोऑर्डिनेशन। आपस में जो रब्त होना चाहिए हुकूमत का इन कंपनियों के साथ, वो गालिबन हो नहीं पा रहा या कोई ना कोई बीच में से मिला हुआ है। तो हुकूमती जो दावे हैं उनकी नफ़ी हो रही है, अद्वियात की कीमतें जो बढ़ रही हैं उससे। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, आई एग्री विद दैट। ठीक, रज़ा रूमी साहब, आप भी मुत्तफ़िक़ हैं? हुकूमत का दावा है आम आदमी को हम रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन अद्वियात की जो बढ़ती कीमतें हैं वो उसके दावों की नफ़ी है। जी, बिल्कुल दावों की नफ़ी है और मैं समझता हूँ कि दवाइयाँ जो हैं वो ऑलरेडी पिछले 2-3 साल में उनकी कीमतें होशरुबा अंदाज़ में ऊपर बढ़ी हैं और कुछ दवाइयाँ तो ऐसी हैं कि जहाँ पे 500% उनकी कीमत में इजाफा हुआ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जहाँ पर हमारे मुल्क में आधी से ज़्यादा आबादी जो है उसको आप जो है गुर्बत की लकीर या गुर्बत की लकीर के इर्द गिर्द वो रहती है जी। और लोगों की जो फीकस आमदनी है उसमें भी कमी हुई है। खुद ही हुकूमती आदाद शुमार बताते हैं और जो सूरत हाल है दीगर मईशत की उसमें कम अज़ कम इसमें तो रेगुलेशन का ये काम होता है। देखिए ये काम जो है ये वज़ारत सेहत और दीगर जो हेल्थ रेगुलेटर्स हैं, ये उनका काम है कि वो किस तरह से फ़ार्मा इंडस्ट्री को जो है वो काबू में रखें क्योंकि उनको उनको तो पैसा बनाना है। वो तो एक कारोबार है लेकिन इसका बराह रास्त जो ताल्लुक है और असर जो है वो अवाम पे पड़ता है। और इसी वजह से मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी एक क्राइसिस है लोगों के लिए कि बार-बार ये कीमतें जो है ऊपर की तरफ जा रही हैं और देखना ये पड़ेगा। आपको याद है कि इससे पहले भी दवाइयों का एक स्कैंडल हुआ था और जी। पीटीआई के एक बानी जो रुकन भी हैं, वज़ीर सेहत भी थे, वो फिर उनको उस वज़ारत से जी। हटा दिया गया था। कुछ ऐसा हुआ था आज से 2 साल पहले तकरीबन। और खुद लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई उसके बाद देखा नहीं गया कि ऐसा क्यों हुआ और अभी भी ऐसा हो रहा है। तो सवाल ये है कि ये मसला है गवर्नेंस का। ये गवर्नेंस जब तक इसकी मुल्क की जो है वो मुनज़्ज़म बुनियादों के ऊपर और प्रो पीपल अवामी मफ़ाद में नहीं होगी, इस तरह की मसाइल जो हैं वो लोगों को दरपेश होते रहेंगे और हुकूमत की साख जो है वो मज़ीद उस पर असर होगा इन जी। तमाम वाक़यात और मामलात का। जी। अंबर शमसी साहिबा, हुकूमत दावे करती है कि आम आदमी को रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन अद्वियात की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। जी, मैं भी इत्तेफ़ाक करती हूँ कि ये हुकूमती दावों की तो नफ़ी करती है ये बात ज़रूर, लेकिन वजूहात ये माफ़ियाज़ के अलावा कुछ और है क्योंकि हालिया कुछ मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। पैरासिटामॉल की आप मिसाल ले लें, कोविड की वजह से, डेंगू की वजह से उनका इस दवाई का इस्तेमाल भी ज़्यादा हो रहा था, शॉर्टेज हो गई थी। लेकिन साथ-साथ क्योंकि चीन में भी हमारे पास क्योंकि हम चीन से ख़ाम माल जो है वो इम्पोर्ट करते हैं पैरासिटामॉल या पैनाडोल या इस किस्म की अद्वियात को तैयार करने के लिए। वहाँ
वहाँ से महंगी भी हो गई थी और डिस्ट्रप्शंस भी हुई थी ग्लोबल सप्लाई चेन में। हमारे पास जो मुतबादल जहाँ से हम ख़ाम माल हासिल कर सकते हैं वो भारत है, और क्योंकि हमने ट्रेड सस्पेंड की हुई है अगस्त 2019 के बाद से, तो वहाँ से तो हम नहीं ला सकते, जिसकी वजह से शॉर्टेज भी होती है, जिसकी वजह से दवाइयाँ महंगी भी होती हैं। फिर आप देखें कि अभी मिनी बजट में 17% जीएसटी भी लागू कर दिया गया है, और ये फार्मा इंडस्ट्री ने भी मुतनब्बी किया था कि अगर आप ऐसे करेंगे तो इसकी वजह से अद्वियात की कीमतों में इजाफा भी होगा। तो ये एक और वजह है। और तीसरी, जैसे मैंने कहा कि जैसे शहजाद साहब भी बात कर रहे थे इंडिया की, अ, ये तो मैं ये कहूँगी कि क्योंकि वहाँ रॉ मटेरियल जो है, जो खाम माल है, वो तैयार होता है, जिसकी वजह से दवाइयाँ सस्ती होती हैं, हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन या मुतबादल जो रूट्स हैं जहाँ से हमें ये सस्ता मिल सकता है, वो हमारे पास क्योंकि है नहीं, इसकी वजह से अद्वियात जो है महंगी से महंगी होती जा रही हैं। और इससे कबल ज़ाहिर है जिस कैन का ज़िक्र रज़ा साहब ने किया था वो तो अपनी जगह है, लेकिन ये जो हालिया इज़ाफ़ा है ये इन 2 वजूहात की बिना पर है। ठीक। सज्जाद मीर साहब, आप भी मुत्तफ़िक़ हैं, हुकूमत के तमाम दावे इस बात की नफ़ी कर रहे हैं अद्वियात की जो बढ़ती कीमतें हैं? मुमकिन ही नहीं है जी। दवाओं की कीमतें बढ़ रही हैं और हुकूमत अगर दावा करती है कि नहीं बढ़ रही, तो वो मेरा ख़्याल है वो ये दावा भी नहीं कर सकती। कीमतें बेतहाशा बढ़ती है, इसकी वजह तो एक तो वही डॉलर की पैरिटी बताई जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन क्या रोज़ डॉलर बढ़ रहा है? इतना बढ़ रहा है कि कीमतें दुगना, तिगना, चुगना होती जा रही हैं। पहले ये कहा गया, दलील दी गई, वज़ीर-ए-आज़म ने दलील दी कि कुछ दवाएँ हैं जो ब्लैक में मिल रही थी, हमने उसकी कीमतों को रैशनलाइज़ किया है। लेकिन आप रोज़ रैशनलाइज़ करते हैं। हर रोज़ जो लोग अद्वियात लेते हैं, बाज़ार से खरीदते हैं, वो जानते हैं कि एक दवा जो आज ₹4 की है, कल ₹6 की होगी, परसों ₹8 की होगी। डॉलर की कीमत इस हिसाब से नहीं बढ़ती जिस हिसाब से ये हुआ है। ये जो फार्मास्यूटिकल माफिया है, दुनिया भर में, अमेरिका जैसे मुल्क में बहुत मज़बूत माफिया है। कुछ लोगों को ख्याल है कि कोरोना के ज़माने में जितना पैसा इस माफिया ने कमाया है, यानी इस लॉबी ने कमाया है, इस कार्टेल ने कमाया है, शायद ही किसी और ने कमाया हो। ये तो जी। खैर एक अलग कहानी है। लेकिन हमारे यहाँ एक सूरत-ए-हाल ये भी है कि हम रॉ मटेरियल नहीं बनाते, फिर हमारी कोई उस पे कंट्रोल नहीं है। मिसाल के तौर पर एक स्विट्ज़रलैंड की कंपनी है, दूसरी कंपनियाँ जो एक दवाई मँगवाती थी, शायद पैरासिटामोल, जब जन्नत नाम पे शुरू हो गई थी, चीन से मँगवाती थी, तो कहते थे ये चीन का रॉ मटेरियल है और वो स्विट्ज़रलैंड से मँगवा रहे हैं। लेकिन मालूम हुआ कि वो चीन से स्विट्ज़रलैंड जाता है, स्विट्ज़रलैंड से पाकिस्तान आता है। अच्छा। वहाँ से ₹10 में आता है, वहाँ से ₹100 का पाकिस्तान को दिया जाता है। ये सारी सूरत-ए-हाल इंटरनेशनल माफिया पे जो कंट्रोल होना चाहिए हमारी ड्रग अथॉरिटीज़ का, वो नहीं मौजूद है। वही रॉ मटेरियल ठीक। मुख्तलिफ नामों से, मुख्तलिफ तरह से अद्वियात में पड़ता है, और देखा जाए कि रॉ मटेरियल तो बहुत कम होता है जो इस्तेमाल होता है। बाकी तो पैकिंग मटेरियल और दूसरी चीज़ों के नाम पर जो कीमतें बनती हैं, वो बढ़ाई जाती हैं। हमारे यहाँ रैशनल नहीं है। जो आदमी प्राइसेस कंट्रोल करता है, मैं उस ओहदे का नाम लेना नहीं चाहता, 10 साल का ज़रा अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि उन लोगों के एसेट का सर्वे कर लीजिएगा कि पाकिस्तान में जो भी उस पोस्ट पे रहा है पिछले 10 साल से, ठीक। उसके एसेट कितने पड़े हैं। बिल्कुल ठीक। करप्शन को आप पता नहीं किस तरफ लगे हुए हैं करप्शन दूर करने पर। जहाँ करप्शन दूर करना वह देखते नहीं। नाक के नीचे से सारा कुछ हो रहा है, सब कुछ किया जा रहा है और हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता क्या हो रहा है। तो यकीनी तौर पर इस बात में एक बहुत बड़ी थिंकिंग की ज़रूरत है। कोई शक नहीं है कि हमारी डॉलर की पैरिटी में बहुत फ़र्क आया है। ठीक। इंडिया रॉ मटेरियल बनाता इसमें है, कोई शक नहीं, और लेकिन इस बात पर मुकम्मल तहकीक की ज़रूरत है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे मसला कश्मीर के हवाले से आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान के लिए क्या बड़े चैलेंजेस हैं। ब्रेक के बाद इस पर बात होगी। वेलकम बैक। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के लिए क्या बड़े चैलेंजेस हैं आलमी फोरम्स पर। सज्जाद मीर साहब, फ़ारूक हबीब साहब कह रहे हैं कि एक तो मुस्लिम उम्मा को यकजा होना पड़ेगा, मज़ीद 2-3 जो बड़े चैलेंजेस हैं आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के लिए है मसला कश्मीर के हवाले से? मुस्लिम उम्मा को तो यकजा होना पड़ेगा, ठीक बात है, लेकिन हमें भी यकसू होना पड़ेगा। हम क्या चाहते हैं? कई साल से सूरत-ए-हाल ये है कि जब नवाज़ नसरुल्लाह थे कश्मीर कमेटी में, जब पुरानी बात कर रहा हूँ मैं, वो गए, तुर्की में पहुंचे जो हमारा बरादर इस्लामी मुल्क है, और जाके उन्होंने जब कश्मीर की बात की तो वहाँ के वज़ीर ने शर्माते हुए ये कहा कि साहब आप में क्या करते हैं, हमें दोबारा फाइलें खोलना पड़ेगी, हम तो इस मसले को भूल चुके हैं। अब दोबारा हमने शोर मचाना शुरू कर दिया, लेकिन आलमी सतह पर यह कहा जा रहा है कि हमारी भारत के साथ कोई बात हो रही है।
कल एक बिजनेसमैन ने भी ये बयान किया गोया कि इंडिया के साथ ताल्लुकात की हमारी अंदरूनी खाना बात चल रही है। बहुत से लोग कहते हैं कश्मीर का हमने सौदा कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा सौदा कर लिया, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ बातचीत तो हमारी चल रही है और दुनिया ये कह रही है कि जब आपकी बातचीत चल रही है तो उसको अपनी इख्तिताम तक पहुंचाओ। लोगों को यकीन नहीं आता कि हम कश्मीर के बारे में को बहुत इंथ्यूजियास्टिक है। कल दिन मनाएंगे यकजहती का, क्या मनाएंगे दिन उसमें, क्या करेंगे उसमें? पहले तो शायद हम खड़े होकर साइलेंस करते थे 30 सेकंड की, अब तो वो भी नहीं करते। दुनिया को पहले समझाना पड़ेगा कि कश्मीर जी का दुनिया को समझाना पड़ेगा कश्मीर एक बड़ा मसला है। सिंकियांग कहते हो हमें चीन के सिलसिले में, और कश्मीर के बारे में आप बोलते नहीं हो। यानी ये पॉलिटिकल मसला बना। राइट। कश्मीर एक ऐसा मसला है जो सिर्फ पाकिस्तान की जो क्रेडिबिलिटी दुनिया में है, शायद उसकी वजह से, या इंडिया का जो रोब पड़ा हुआ है उसकी वजह से ये हाईलाइट नहीं किया जा रहा। हमें उसमें क्या करना है, एक आला सफारतकारी की जरूरत है और वो आला सफारतकारी हम नहीं कर पा रहे। आला सिफारतकारी की जरूरत है। अंबर शमसी साहबा, आप क्या समझती हैं, दो तीन बड़े चैलेंजेस क्या है आलमी फोरम से मसला कश्मीर को उजागर करने के? देखिए, अगर आप मिसाल के तौर पर देखें, ओआईसी का जो एक्स्ट्रॉर्डनरी जो एक इजलास हुआ था, जो गैर मामूली था, अफगानिस्तान के हवाले से जी। था और बहुत अच्छी बात थी कि ऐसा इजलास पाकिस्तान में हुआ। लेकिन साथ साथ क्या उसी तरह का इजलास कश्मीर के हवाले से हुआ था? कश्मीर पे जो करारदाद उस इजलास में पेश की गई थी, उसमें कश्मीर का कोई जिक्र था? क्यों नहीं था? देखिए, अभी पाकिस्तान की भी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में जियो इकोनॉमिक्स पर को तवज्जो देने पर तरजीह दी गई है और दुनिया ऑलरेडी जियो इकोनॉमिक्स पे चल रही है। यानी कि आपकी जो बिजनेस इंटरेस्ट हैं और आपके अपने जो रियासत के मफादात हैं, उनका ताल्लुक मईशत से होता है। आप जो मिडल ईस्ट को देख लें, आप यूएई को देख लें, आप सऊदी अरेबिया को देख लें, उनकी इन्वेस्टमेंट्स जो इंडिया में हैं, उसके साथ साथ उनके ताल्लुकात जो इजराइल के साथ भी हैं। क्या वजह है? इट इज़ रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, और ये इसकी मुआशी इसका एक पहलू ज़रूर है। तो अगर हम समझते हैं कि एक मॉरल जो एक होनी भी चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है कश्मीर में जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, उसमें मीडिया फ्रीडम है, उसमें जो कारकुनान हैं, उसमें जो दीगर वहाँ जो सप्रेशन हो रही है, उसमें तो कोई आप डिनाई नहीं कर सकते, कोई शक नहीं है। लेकिन इखलाकी तौर पर आप अगर समझते हैं कि दुनिया इसको उठाएगी या दुनिया इस पे बात करेगी या किसी तरह भारत को पनिश करेगी, तो ये मेरे ख्याल में हम we're forgetting what the real world is like. ठीक। शहजाद चौधरी साहब, आपकी नज़र में दो तीन या क्या ऐसे बड़े चैलेंजेस हैं मसला कश्मीर पर आलमी फोरम से पाकिस्तान के लिए? हाँ जी, बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान के लिए आलमी फ़ोरम में जाके कश्मीर की बात करने में ये है कि भारत का जो साइज़ ऑफ जीडीपी है इकॉनमी का, वो 3000 अरब डॉलर की इकॉनमी बनने जा रही है, बल्कि बन चुकी है। जबकि पाकिस्तान मुकाबलतन सिर्फ 300 अरब डॉलर की इकॉनमी है। दूसरा बड़ा मसला ये है कि इंडिया के अंदर जो आपका पर कैपिटा इनकम है वहाँ पर, वो तकरीबन पाकिस्तान के मुकाबले में दुगना है। तीसरा, हमारा जो बजट होता है, जिससे कि हम अपना पूरा साल का मामला चलाते हैं, डेवलपमेंट भी शामिल, जो भी कुछ सारी चीज़ें इसमें होती हैं, वो तकरीबन 50 अरब डॉलर का होता है। जबकि इंडिया के अंदर जो उनका सालाना बजट है, वो तकरीबन अगर मैं ज़्यादा एग्जैजरेट ना करूँ तो 700 अरब या उससे कुछ कम थोड़ा-सा, तो इतना फ़र्क है। तो दुनिया जो है आज माशी तौर पर चल रही है। जब हम कहते हैं कि हमने जियोपॉलिटिक्स से हटा के या जियो स्ट्रेटेजिक से तो नहीं हट सकते। अब जियो स्ट्रेटेजिक असल में जियो इकोनॉमिक्स जो है वो लीड कर रही है जियो स्ट्रेटेजी को। तो इसलिए जियोपॉलिटिक्स से हट के जियो इकोनॉमिक्स पे चले गए, तो उसकी वजह ही ये 4-5 चीज़ें बनती हैं। लेकिन कश्मीर बाहर सूरत अहम है, जिस तरह के कहा अंबर ने, बिल्कुल ठीक कहा। वहाँ पर ह्यूमन राइट्स का मामला है, वहाँ पर जो हकूक़ हैं उनके गस्ब करने का मामला है, वहाँ पर एक रियासत की दहशतगर्दी का मामला है। इनको उठाना ना सिर्फ कश्मीरियों की उनकी जद्दोजहद तो है ही, जितने ममालिक हैं बाकी उनको भी उठाना चाहिए। पाकिस्तान को ये करते रहना चाहिए, पाकिस्तान को आवाज़ उठाते रहने चाहिए जहाँ पे भी हमारी आवाज़ जा सकती है। लेकिन इससे ये तवक्को करना कि दुनिया वो सब कुछ छोड़ के सिर्फ पाकिस्तान की बात, सबसे बड़ी पाकिस्तान की कमज़ोरी क्या है कि हमारी इंटरनल क्रेडिबिलिटी उतनी नहीं है, जहाँ पर दुनिया हमारी बात को गौर से, हमें तो मुसलमान मुल्क, हमारे तो ओआईसी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है।
तो इसलिए कुछ ना कुछ हमें अंदर करना पड़ेगा। एक और बात फाइनल कह दूं, मेरा ख्याल है कि कश्मीर की आवाज़ तो बुरहान वानी और जैसे जो यंग लोग हैं जिन्होंने कश्मीर की शम्मा आज़ादी की जो चिराग है उसको रोशन रखा हुआ है, उन्हीं को रोशन रखना होगा। पाकिस्तान उनके लिए सिफारती अखलाकी आवाज़ उठाता रहेगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान को थोड़ा सा अपना पैराडाइम भी बदलना है। हमें भारत के साथ दवाइयाँ भी मंगवानी चाहिए, रॉ मटेरियल, ताकि यहाँ पे लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा हो। और फिर और भी देखना चाहिए, कश्मीर की आवाज़ हम उठाते रहेंगे, उसको नहीं भूलेंगे, कश्मीर चलता रहेगा साथ साथ, लेकिन थोड़ी पाकिस्तानियों के लिए भी आसानी पैदा करने की अब वक्त आ चुका है। हमें अपनी सोच को थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। ठीक। रजा रूमी साहब, आपकी नज़र में क्या बड़े चैलेंजेस हैं पाकिस्तान के लिए आलमी फोरम से मसला कश्मीर के हवाले से? देखिए, बात यह है कि आलमी चैलेंजेस तो अभी सारों ने ही इसका जिक्र कर दिया। सबसे पहले तो जो एक हम सिफारती तौर पर हम नहीं कायल कर सके दुनिया को, जो हमारा मौक़िफ़ है कश्मीर पर और जो कश्मीरियों के साथ जुल्म रवा रखा गया है, और अभी तो ख़ुसूसन पिछले 2-3 साल में तो उसमें बेतहाशा इज़ाफ़ा भी हुआ है और आलमी मीडिया उसको कवर करता रहा है मतवातिर। लेकिन क्या वजह है कि आज भी 2-3 ममालिक के अलावा कोई भी हमारा साथ देने को तैयार नहीं। मलेशिया, ईरान, तुर्की ने हमारा साथ दिया बहुत ही मौसर अंदाज में, लेकिन उसके अलावा कोई और ममालिक, चाहे वो मुसलमान ममालिक हों या ना हों, वो नहीं हमारे साथ खड़े हुए। ख़ुसूसन आप देखिए गल्फ़ की रियासतें देखिए, जो कि हमारे बड़े दरीना एलाइज़ भी हैं, हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं तमाम, ये सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत वग़ैरह वग़ैरह। तो बहरीन, ये लोग भी हमारे साथ नहीं खड़े हुए, और इस पे सोच विचार की ज़रूरत है। एक तो ज़ाहिरी बात है कि जैसे अभी कहा गया कि ये दुनिया जो है इस वक़्त वो जियो इकोनॉमिक्स के असूलों पर चल रही है, वो बिज़नेस इंटरेस्ट पर चल रही है, और हिंदुस्तान की बड़ी मार्केट जो है वो सभी को अट्रैक्ट करती है, उनकी सरमायाकारी के जो मौक़े मिलते हैं, इस वजह से भी लोग दूसरी साइड पर देखते हैं। लेकिन क्या हमें बिल्कुल इसको तस्लीम कर लेना चाहिए? हरगिज़ नहीं। देखिए, हमारी सफारतकारी के जी। जो नक़ाइस हैं, जो उसमें कमज़ोरियाँ हैं, उसको हमें बिल्कुल वो ठीक करना चाहिए। अभी आपको पता है कि इस वक़्त कश्मीर की कमेटी के लिए जिन साहब को मुकर्रर कर रखा है, आपने उनकी कारकर्दगी जो देखी है, जब वो गए फ्रांस में, तो उनसे पूछा गया कि आपने किसी थिंक टैंक या किसी गवर्नमेंट के इदारे से कश्मीर के मसले का ज़िक्र किया है? तो वहाँ पर वो जो जवाब उनका आया, वो भी अजीबो-गरीब था, और उसके ऊपर पूरा यहाँ पर मुल्क के अंदर जो है एक तमाशा बना। तो अब ये सोचिए ना कि किस तरह के लोगों को तो अपॉइंट किया गया है। इसके लिए आपको बहुत ही काबिल किस्म की सीज़न्ड डिप्लोमैट्स या इस तरह के सियासतदान जिनका जी। स्टैचर हो, जो आलमी सतह के ऊपर बात कर सकते हों, उनको भेजना चाहिए, और एक बड़ी इफ़ेक्टिव मुहिम की ज़रूरत है डिप्लोमैटिक फ्रंट के ऊपर। ठीक। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे शहज़ाद चौधरी साहब ने कहा कि हमें खुद अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, उनके ऊपर भी नज़र-ए-सानी करनी चाहिए। हमें ये भी देखना चाहिए कि किस तरह हम अपने असूली मौक़िफ़ से ना हटें, लेकिन अपने ख़ित्ते के अंदर जो एक जो इस वक़्त मुश्किल बनी हुई है, ना तिजारत है, ना रवाबित हैं, ना कोई मुज़ाकरात हैं, उनको भी कैसे बहाल करें। तो ये सब चैलेंजेस के लिए आपको एक बहुत ही डायनामिक ख़ारिजा पॉलिसी चाहिए। जी। और जैसे अभी हमारे आर्मी चीफ़ ने अपनी कई तकारीर में कहा है कि हमें अपनी जो स्ट्रैटेजी है इस खित्ते के और दुनिया भर के साथ इंगेज करने की, वो माशी बुनियादों पर ठीक। इस्तवार करनी चाहिए। सिर्फ एक रोड का नाम बदलने से और नक्शे को बदल के उसका ऐलान करके हम कश्मीर को फतह नहीं कर सकते। ठीक। जी। सज्जाद मीर साहब, आपका पॉइंट नहीं आया था। एक तो बता दीजिएगा कि सिफारतकारी के अलावा मजीद क्या चलें, दूसरा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद किस तरह किया जा सकता है? देखें, ये सब ने एक ही बात की है कि हमें अपनी इकोनॉमी को ठीक करना पड़ेगा। हमारी इकोनॉमी कमज़ोर है, इंडिया की ज़्यादा है। अच्छा, ये बात मैं नहीं समझ सका कि इंडिया से हमारे ताल्लुकात अच्छे हो जाएँगे तो कश्मीर का मसला हल हो जाएगा, या कश्मीर के बारे में दुनिया हमारा मौक़िफ़ सुनने लगेगी। ये ठीक है, हमारी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी, ये भी ठीक है, खित्ते में सुकून हो जाएगा और बहुत सी बातें हो सकती हैं। लेकिन इसके नतीजे के तौर पर कश्मीर का मसला हल होने वाला नहीं है। या तो हम ठीक। ये कह दें कि कश्मीर को डंप कर दें, भूल जाएँ, 70 साल से 73 साल से हम ये बैठे हैं, हासिल कुछ नहीं हो रहा, तो इंडिया से दोस्ती करें, ताल्लुकात अपने ठीक करें, तो कारोबार करें, पैसा कमाएँ, हमारा कारोबारी भी पैसा कमाए, हमारे लिए भी सहूलत पैदा हो, ठीक है। इस पे गुफ्तगू कर लें, मुझे उस पे कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन ठीक। ये कहना कि इंडिया से ताल्लुकात ठीक हो जाएँगे, तो अगर हम सोचें, कहा किसी ने नहीं, ये ना कहें कि मैं शायद किसी को ये इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, किसी ने कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हम ये सोचें कि इसके नतीजे के तौर पर हमारे ताल्लुकात बेहतर हो जाएँगे, कश्मीर के मामले में हम मसले को हल कर लेंगे, जी। ये नहीं होगा।
कश्मीर का मसला इस तरह हल नहीं होगा। कश्मीर इंडिया के भी एक गले की हड्डी बना हुआ है। ऐसी बात नहीं है कि उसके लिए आसानियां हैं, उसके लिए मुश्किलात हैं, लेकिन वो बहरहाल एक बड़ी ताकत होने की हैसियत से इसको डील कर रहा है। हमें उसमें से कैसे अपनी भाई, तुर्की के अलावा कौन है? मलेशिया भी ठीक है, पता नहीं अभी तक तो कर रहा है, वो भी साथ दे रहा है। ईरान का एक उसूली मौक़िफ़ होता है फ़लस्तीन के बारे में, कश्मीर के बारे में वो है, लेकिन उसके भी ताल्लुकात हिंदुस्तान से बहुत अच्छे हैं और दूसरी अरबों से भी उनकी लड़ाई है, जिससे हमारी दोस्ती होती है। तो ये सारे सूरत-ए-हाल को रखकर हमें उनसे ज़्यादा तवक्कुल रखनी चाहिए, सोचना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। हम क्या कर अब अंबर साहब, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद करवाने के लिए पाकिस्तान को क्या इक़दामात करने पड़ेंगे? देखिए, जैसे दीगर मेहमानों ने कहा, रज़ा साहब ने भी कहा, शहज़ाद साहब ने भी कहा कि इस वक़्त जो अक़वाम मुत्तहिदा के हम समझते हैं कि 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं और हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को हम अमल दरामद करवा सकेंगे, तो अब अभी तक नहीं हुआ तो किस तरह से करवाएँगे? जी। क्या हमें ज़्यादा लॉबिंग की ज़रूरत है अक़वाम मुत्तहिदा? जी, बिल्कुल ज़रूरत है। उसके लिए साथ ताल्लुकात जो ख़ास तौर पे जो P5 कंट्रीज़ हैं, उनके साथ भी होना चाहिए और आपको ये भी पता है कि सिक्योरिटी काउंसिल में भारत भी मौजूद है इस वक़्त। तो ये भी आपको ज़हन में रखना होगा कि जो एक सिफ़ारती कोशिश होती है और जो अक़वाम मुत्तहिदा की फ्रेमवर्क के अंदर हमें उसके हवाले से भी सोचना चाहिए कि वहाँ लॉबिंग किस तरह से होती है। आई वुड से कि देखिए, हम अगर समझते हैं कि कश्मीर का मसला हल हो जाएगा अ, बाहर खड़े होने से धूप में, लोग दुनिया है उसकी तवज्जो जी। आएगी, हम करारदाद भी कर देंगे। मेरे ख्याल में वन स्टेप एट अ टाइम होना चाहिए इस वक्त। हकीकत मतलब रियलिस्टिक एक पर्सपेक्टिव जो देना चाह रही थी मैं, आई होप वो पहुंच गया होगा। जी। इस वक्त आप देखेंगे, एक तरफ आप इस वक्त आपकी जो दोस्तियां हैं, आप चीन के साथ तो ज़रूर है, लेकिन चीन जो है वो भारत के साथ तिजारत भी करता है और की तिजारत में इजाफा भी हुआ है, इसके बावजूद कि सरहद पर उनकी झड़पें हुई हैं, उनकी लड़ाई हुई है पिछले साल। ठीक। लेकिन क्या चीन जो है वो भी, उनका बड़ी रियलिस्टिक किस्म की एक फॉरेन पॉलिसी होती है, और उनकी फॉरेन पॉलिसी अक्सर इन्वेस्टमेंट और बिजनेस ओरिएंटेड होती है। और ये इस किस्म की जो क्वाइट डिप्लोमेसी करते हैं, वो उसका ताल्लुक मेरे ख्याल में कि ज़्यादा वो बिहाइंड द जी। सीन्स करते हैं। तो हम किससे तवक्को कर सकते हैं कि भारत पे दबाव डालें या अक़वाम मुत्तहिदा में ठीक। इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया जाए? मेरे ख्याल में कि इस वक़्त अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात भी क्योंकि बहुत अच्छे नहीं है, हम वहाँ भी उम्मीद नहीं लगा सकते। ठीक। शहजाद चौधरी साहब, आपका क्या इस पर पॉइंट है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जो करारदादें हैं उन पर किस तरह पाकिस्तान अमल दरामद करवा सकता है, फोर्स किस तरह कर सकता है? देखिए, करारदादें तो मौजूद हैं, लेकिन साथ ही साथ सिमला एग्रीमेंट भी है। अब इसमें लीगैलिटी में हम जाएँगे तो बहुत सारे मसाइल आगे सामने हमारे आना शुरू हो जाते हैं। हम्म। फिर उसके बाद अगर उसकी सही रूह के मुताबिक देखा जाए उन करारदादों की, तो क्या हम भी उन करारदादों की रूह के मुताबिक अमल कर रहे हैं? ये वो हक़ाइक़ हैं, वो सच है जो कि हमारी कौम असल में 75 साल से जिन नारों पे पली है, उन नारों के साथ हम एक एक उसको हम सो तो सकते हैं उन नारों पे, लेकिन उससे मिलता कुछ नहीं है। हमें हक़ाइक़ से को फ़ेस करना पड़ेगा और जी। हक़ाइक़ से दूर रह के हम इस मसले को हल नहीं कर सकते। आज पाकिस्तान का सबसे बड़ी कामयाबी आज के दौर में, आज के हालात में ये है कि हम किसी तरीके से कश्मीर के मामले को ज़िंदा रखें। ठीक। जैसा मैंने आपसे कहा कि कश्मीर का मामला अगर ज़िंदा रहेगा और वहाँ के लोग, कश्मीरी लोग जो हैं, वो अपनी इस जद्दोजहद को ज़िंदा रख पाएँगे, अपनी कुर्बानियों के साथ, अपनी जद्दोजहद के साथ, तो फिर ये 2 चीज़ें मिलके एक कम से कम एक इश्यू को अलाइव रखने के काम आए। वरना तो 370 वहाँ पर उन्होंने पिछले 2 साल में गायब किया, 35 ये गायब कर दिया। कहीं से आवाज़ आई, किसी जगह से किसी ने बोला कि भई ये आप लोगों ने क्या कर दिया है? आपने तो पूरे एक इंटरनेशनल डिस्प्यूट की हैयत ही बदल के रख दी है। लेकिन कोई आवाज़ कहीं से नहीं आई। वो यूनाइटेड नेशंस है। मुझे यूनाइटेड नेशंस को जाके बताने की ज़रूरत है? उसका जो प्रेसिडेंट ऑफ जनरल असेंबली है या जो सेक्रेटरी जनरल है, उसको नहीं आवाज़ समझ आती कि वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है? तो इसलिए ये भी मैं समझता हूँ कि हम अपने आप को ये बातें करके हम इस मुश्किल इश्यू को हम सर्कमवेंट तो कर जाते हैं। हम इसकी जो हकीकत और असल जो है, जो रूह है, उसको एड्रेस नहीं करते और हमें वहाँ पे तब्दीली करने की ज़रूरत है, हम ताकि अपने अवाम को सच बता सकें। रज़ा रोमी साहब, आपका क्या पॉइंट है, किस तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा को झिंझोड़ा जा सकता है करारदादों पर अमल दरामद करवाने के लिए? देखिए, शहजाद साहब ने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है, उनको मालूम है क्या हो रहा है।
दुनिया को मालूम है वहाँ पे क्या हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स और दीगर यूरोपियन मीडिया ने अपने फ्रंट पेजेस के ऊपर वो दिखाई हैं, इमेजेस दिखाए हैं वहाँ पे, जो इस वक्त एक पूरे के पूरे खित्ते को जेल बना के रख दिया है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है। बात वहीं पर आती है, और वो बात आती है मौसर डिप्लोमेसी की और एक मौसर खारिजा पॉलिसी की, जो कि हमारी एक मजबूत मईशत के सहारे बने। अगर हम आईएमएफ के पास बार बार जाकर तो उनसे $1 अरब की खातिर जो है सख्त से सख्त शर्त मानने को तैयार हैं, तो फिर यकीन जानिए कौन हमारा इस वक्त साथ देगा। बात यही कि हमने अपने ताल्लुकात को भी तो बिगाड़ा है। अब अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो इनको बहाल करना एक ज़रूरत है इस वक्त, और उसमें सिर्फ आईएमएफ और मईशत का मामला नहीं है, बल्कि ये मामलात भी हैं, क्योंकि ये मसला कश्मीर के लिए हमें इंटरनेशनल जो है इंटरवेंशन चाहिए, और इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर ये मसला जिंदा रहना भी चाहिए और इस पर गुफ्तगू भी होनी चाहिए। तो इसीलिए मैंने आपसे यही अर्ज किया था। अब आपको याद होगा कि जब ये मोदी ने इसको एनेक्स किया था, तो यहाँ पर एक ऐलान हुआ था जी कि हम हर जुम्मे को आधा घंटा घंटा जो है ट्रैफिक ब्लॉक करके एहतजाज करेंगे। बहरहाल एक दिन तो हो गया था, उसके बाद फिर वो भी, उसका भी कुछ नहीं हुआ, और वो भी सिर्फ अपने ही लोगों के लिए, अपनी आवाम को दिखाने के लिए था। वही जो शहजाद साहब कह रहे थे कि जिन नारों पर कौम को पाला गया है जी उन्हीं को रिपीट किया, उसे दुनिया को क्या ठीक असर पड़ता। ट्रैफिक जैम तो हमारे यहाँ होता है, लेकिन उस पर भी हम कायम नहीं रहे। ठीक चाहिए तो उस वक्त हमें ये था कि हम एक कमेटी बनाकर उसको दुनिया, एक जहाज में बिठाकर दुनिया के हर कैपिटल में भेजते। बिल्कुल आज ठीक, भी यानी ये कि हो सकता मजबूत है, सिफारतकारी की ज़रूरत है नहीं। अब भी। रजा रूमी साहब, अंबर शमसी साहिबा, सज्जाद मीर साहब, शहजाद चौधरी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।